गुड मॉर्निंग एट क्लास। अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व मतलब राष्ट्र की एकता के लिए कौन से तत्व ऐसे होते हैं जो बाधक होते हैं। अब एकता के जो उसमें शामिल होते हैं वो तत्व पहले पढ़ लिए थे जिससे राष्ट्र एक होता है, और हमने अभी कल पढ़ा राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व। अब आज हम पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र का, उसके आगे का हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। अब जब कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में है, भारत में है, उसका अपने जो जीवन है उसके प्रति क्या होता है? एक लक्ष्य होता है ना। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा क्या होता है? एक लक्ष्य होता है कि वो काम जो हो वो अच्छी तरीके से संपन्न हो। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति का देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं, समझ में है? तो देश के कर्तव्य में शासन के द्वारा जो हमको अधिकार दिए गए हैं हम उनका अच्छे से पालन करें। अब जो कर्तव्य दिए गए हैं उन कर्तव्यों को हम अच्छे से निभाएं, सार्वजनिक चीज़ों को क्षति न पहुंचाएं। अब चूँकि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य में है सबसे पहला लोकतंत्र। अब हमारे देश में कोई राजा प्रणाली तो है नहीं। पहले क्या होता था? देश में राजा की प्रणाली होती थी, जो शक्तिशाली होते थे वो राजा बन जाते थे, और उसी तरह जैसे अभी मंत्रियों का निर्माण होता था, लेकिन जो शक्तिशाली होते थे वो राजा बन जाते थे। लेकिन अभी क्या है? लोकतंत्र मतलब जो भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसको कौन हो है? जनता जो है वो चुनती है। जनता जब उसको अधिक मतों से, वोट से चुनती है, तब क्या होता है? वह उसका प्रदेश का प्रधानमंत्री होता है, उस पार्टी का नेता जो विजय होता है। मतलब पब्लिक क्या है? सर्वमान्य है। पब्लिक क्या है? सर्वमान्य। मतलब यदि पब्लिक की आपने सही ढंग से सेवा नहीं की तो वो क्या करेंगे? आपको एक बार तो जिता दिया, लेकिन जो जो वादे आपने किए थे अपने देश के प्रति, विकास के लिए, तो उसमें क्या होगा? आपको वो दोबारा में आपको वोट नहीं करेंगे, है ना। तो ये होता है लोकतंत्र। मतलब पब्लिक जो हम जो होते हैं वो वोट देते हैं। मतलब कौन वोट देता है? वयस्क मताधिकार। इसके अंतर्गत क्या होता है? वयस्क मताधिकार। वयस्क कौन कहलाता है? जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं वो भारत के नागरिक होते हैं। पागल या दिवालिया नहीं जो होंगे वो वोट नहीं दे पाएंगे और उनका मतदाता सूची में नाम होगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें कुछ समझ हो वो इसमें वोट डालता है। तो ये लोकतंत्र मतलब पब्लिक से जुड़े हुए, मतलब जो नेता जो बनते हैं वो कहाँ, किनको कौन चुनता है? लोग, मतलब पब्लिक चुनता है। ठीक है। और मैं हो गया पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या होती है? मतलब हमारे जो भारतवर्ष है वो क्या है? बहुत ही विशाल देश है, जिसमें असंख्य जाति धर्म को मतलब मानने वाले लोग रहते हैं। तो असंख्य जो जाति और धर्म के प्रति है, तो सरकार ने कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाया है जो किसी विशेष जाति के लिए मायने रखता हो। मतलब उन्होंने निरपेक्ष, मतलब वो उन्होंने जो भी अधिकार दिए हैं तो वो सभी के लिए मान्य होते हैं। ठीक है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यही होता है। पंथ किसी भी जाति विशेष को उन्होंने ध्यान में रखकर कोई नियम नहीं बनाए हैं। जैसे कि हमने मौलिक अधिकार देखे थे 6, तो उनमें मतलब कि कोई एक जाति को उसका पालन नहीं करना है, सभी व्यक्तियों को उसका पालन करना होता है। तो इसको कहते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक है। आगे आपको समझिए पंथ निरपेक्षता में आप क्या लेंगे? अब है राष्ट्रीय एकता। अब हमारे देश में यदि राष्ट्र क्या होगा? यदि हमारा एक होगा, मतलब जो नेता है, जो विपक्षी पार्टी है, उनमें यदि एकता की भावना होगी तो क्या होगा? हमारे देश में विकास होगा। क्योंकि यदि लोग एक दूसरे के विरोध में ही काम करते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे देश का विकास संभव नहीं है। तो हमेशा हमको क्या करना है? राष्ट्र की एकता के लिए विशेष ध्यान देना होता है कि हमारा राष्ट्र कैसे एक है। जब हम कोई जातीयता पर ध्यान नहीं देंगे, हम जब वोट डालें तो किसी जाति विशेष को देखकर वोट ना करें, जबकि किसको? उस जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा है उसकी योग्यता को देखकर हम वोट करें, है ना। तो उससे हमारे देश में क्या होगा? राष्ट्र और जो आम जो नेता जो खड़े भी होते हैं तो उनमें देश के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम की भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि वो नेता बन गया तो पहले वो अपना ही घर भरे, ऐसा नहीं। उनको क्या करना चाहिए? पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देश की तरक्की ही सभी की तरक्की होती है ना। जब देश तरक्की करेगा तो सब लोग को रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा तो सबको ही क्या करेंगे? टैक्स देंगे, है ना। जब टैक्स देंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय एकता। अब आप आ जाते स्वतंत्रता। अब हमारे देश में हर व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कोई भी निर्णय अपने उससे ले सकता है। ठीक है।
जब वह कोई गलत काम करेगा तभी उसको जेल जाना पड़ेगा। अभी तो ऐसे कोई जो निर्णय होते हैं घरेलू, जैसे यदि वो योग्य है तो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ना। तो जो निर्णय कहीं भी वो किसी भी शहर में जाके क्या अपना घर बना सकता है, किराए पे जो भी है बस सकता है। इसके लिए वो पूर्णतः क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब चाहे वह नौकरी करे या कोई व्यवसाय करे, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। इसके लिए उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि नहीं अब आपको नौकरी ही करनी है या आपको कोई व्यवसाय ही डालना है। तो हमारे देश के जो राष्ट्रीय लक्ष्य है उसके अंतर्गत एक स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके बाद हम आ जाते हैं समानता। समानता, हमारे देश में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त है। अर्थात कोई भी बड़ा व्यक्ति है यदि वह कोई शिकार करता है और यदि कोई गरीब व्यक्ति है यदि वह शिकार करता है तो दोनों को समान दंड के वो मतलब उनको समान दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मतलब अधिक जो रईस है, जो पैसे वाला है, वो पैसा खिला दे कोर्ट में तो वो छूट जाएगा, ऐसा नहीं। कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो सबके लिए क्या है, समान तरीके से है। तो समानता का अधिकार जो होता है वो हमारे देश में लागू होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं समानता में कितने प्रकार की समानता होती है। पहली होती है सामाजिक समानता। यदि हम समाज में रहते, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। तो समाज में रहता है तो समाज में रहते हुए उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, मतलब उसकी जाति, उसके लिंग को देखते हुए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, उसको समान अधिकार दिए जाते हैं। सामाजिक समानता का अधिकार दिया जाता है, ये होता है सामाजिक अंतर्गत। अब दूसरा है राजनीतिक। राजनीतिक मतलब कोई भी व्यक्ति है जो यदि योग्य है, पढ़ा लिखा है और वो पागल या दिवालिया नहीं है और भारत का नागरिक है तो वो राजनीति में भी हिस्सा ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब है राजनीतिक रूप से भी वो स्वतंत्र है। यदि वो योग्य है और उसको लगता है कि हम देश के विकास के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, बशर्ते वो जो नियम होते हैं ना, भारत का नागरिक हो, कोई पागल या दिवालिया ना हो, इस टाइप की जो शर्तें उनको पूरी करना आवश्यक होता है। अब होता है आर्थिक समानता। हमारे देश में हर व्यक्ति को आर्थिक समानता का अधिकार प्राप्त है। मतलब सरकार समय समय पर ऐसी योजना लाती है जिससे निम्न तबके के जो लोग होते हैं ना, गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं, उनको सरकार अनाज का वितरण करती है, कभी कभी उनको उनके खाते में पैसा डाल देती है, ताकि वो जो उनमें जो ऊपरी वर्ग है और जो निचला वर्ग है उनमें हमेशा समानता बनी रहे, वो अपने आप को निम्न न समझे। आर्थिक समानता इसी को कहते हैं। तो हमने समानता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। अब हमारे देश की जो शक्तियाँ, जो थल सेना है, जल सेना, वायु सेना, वो क्या होती है, बिल्कुल मजबूत, हमेशा मतलब तैयार रहती है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि कोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वह ज़बरदस्ती ही अपने भारत का कोई क्षेत्र घेरता है, भारत के लोगों को आक्रमण करता है, तो क्या होता है, जो हमारी जो बॉर्डर में जो शक्ति है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना है, तो वो क्या होती है, तैयार रहती है। ठीक है, दूसरे देशों पे अटैक करने के लिए तैयार होती हैं और उनपे उसके लिए सरकार उनके लिए भी विभिन्न आर्थिक पैकेज की घोषणा करती है, क्योंकि वो 12 महीने ठंड में, गर्मी में, बारिश में बॉर्डर पर लगे हुए होते हैं ना, इसलिए उनकी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में शांति हो। विश्व में शांति कैसे होगी, जब अब जो दो देश हैं वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। तो जब लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति की प्राप्ति होगी। जब शांति होगी तो हम किसी भी चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, विश्व बैंक से ऋण ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जब ये शांति होगी तो हम किसी भी कार्य हेतु जो है विश्व बैंक से ऋण ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सहयोग, मतलब जब विश्व बैंक है जो क्या करते हैं, देश के विकास के लिए क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, मतलब ऋण की प्राप्ति करते हैं। देश के विकास के लिए वो लोग ऋण देते हैं, मतलब बैंक से कर्जा, और उसके बाद जब भारत के पास होता है तो वो उसको ऋण को लौटा देता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं राष्ट्रीय लक्ष्य हमारे कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है, लोकतंत्र, मतलब पब्लिक पे डिपेंड होता है शासन, हम महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र, फिर पंथ निरपेक्षता, किसी भी जाति विशेष धर्म पे अलग से कोई नियम लागू नहीं होते, सभी सरकार के लिए एक है। राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाता है, स्वतंत्रता पे बल दिया जाता है, सभी स्वतंत्र हैं, समानता का अधिकार दिया जाता है और इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता दी जाती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो शांति स्थापित की जाती है और फिर सहयोग प्रदान किया जाता है। तो आज आप लोग हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य इतना लिख लीजिए, आगे का इसके बाद के उसमें हम पढ़ाएंगे।